हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जो भी स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट होता है उनसे हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, जिससे वो आप लोगों को मोटिवेट कर सकें, बता सकें, गाइडेंस दे सकें और ये बता सकें कि असफलता और सफलता के बीच में किस चीज़ की दूरी थी, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। तो आज हमारे साथ सौरभ अग्रवाल जी है, जिनका सिलेक्शन हुआ है EMRS अकाउंटेंट के रूप में। फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, DV भी हो चुका है। तो इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने कैसे प्रिपरेशन की। तो सौरभ जी, सबसे पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज अभिषेक सर थोड़े बिजी थे तो वो आ नहीं सके, उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत बहुत धन्यवाद उनको भी। सौरभ जी, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि जब आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम नज़र आया तो आपका क्या रिएक्शन रहा, फैमिली मेंबर का क्या रिएक्शन रहा, यकीन हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में आप बताइए। सर जो फाइनल लिस्ट मतलब जब रिजल्ट आया था तो मेरा एक फ्रेंड है, उसने बोला कि भाई रिजल्ट आ गया। तो फिर मैंने बोला भाई तेरा हुआ क्या? उसने बोला कि नहीं मेरा तो नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि एक मतलब तेरा आगे पीछे में 1,000 बंदों में कोई है क्या? तो उसने बोला कि दो बंदे हैं। तो फिर मैंने अपना रोल नंबर चेक किया तो मेरा रोल नंबर था। फिर मैं सबसे पहले घर वालों बाबा पापा मम्मी के पास गया कि मेरा ये हमारे अकाउंटेंट में और एक गुना में हो चुका है, बस डी भी रहेगा। तो बाबा बोले कि मैं कैसे विश्वास करूं? तो बाबा ने बोला, फिर मैंने बाबा को जब प्रिंट आउट निकाल लेके आया तो मैं पीडीएफ की और जो मेरे रोल नंबर थे उनके दिखाया। जब बाबा को विश्वास हुआ कि हाँ ये हुआ, हो गया है। तो उनको भी विश्वास नहीं था कि मतलब ऐसे 361 पोस्ट पे भी सिलेक्शन हो सकता है। अच्छा, सौरभ जी ये बताइए कि ये आपका पहला ही एग्ज़ाम था या कब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और कौन कौन से आपने एग्ज़ाम दिए थे, किसी में रह गए थे या पहले कहीं सिलेक्शन हुआ था। सर मैंने एक्चुअल तैयारी कोरोना के फर्स्ट स्टेज आई थी उसी में ही तैयारी चालू की थी 2020 से। तो सबसे पहले तो मैंने रेलवे का प्री दिया था। उसके बाद मैंने जेबीएनएल दिया था 21 में। फिर संगणक दिया था। संगणक के बाद मैंने वीडियो प्री दिया था और वीडियो प्री के बाद मैंने रेलवे के मेंस दिए सभी लेवल 6 5। फिर उसके बाद वीडियो का मेंस दिया और फिर हाई कोर्ट दिया और हाई कोर्ट के बाद ये हमारा दिया था। तो किसी एग्ज़ाम में, मतलब इनमें से किसी एग्ज़ाम में DV तक पहुंचे थे या कहीं सिलेक्शन हुआ था। डीबी तक नहीं पहुंचे थे, पर ये था कि रेलवे के जो लेवल 6 5 और 2 में मेरे कट ऑफ के से ज़्यादा नंबर थे। पर मेरे क्या लेवल 6 में तो साइको रह गया था और लेवल 5 और 2 में मेरे टाइपिंग रह गई थी सर। कहने का मतलब ये जो सफलता है ये 2 ढाई महीने का गेम नहीं है, 3 साढ़े 3 साल हाँ, से आप तीन साढ़े प्रिपरेशन तीन साल लग गए थे कर सर। रहे हैं। हाँ। सौरभ जी ये बताइए कि जो पिछला JVBNL का एग्ज़ाम था उसका कोर्स आपने हमसे लिया था या कहीं और से लिया था, क्या उसका अनुभव रहा, वो भी बताइए। सर हमारे जो टीचर थे उन्होंने बोला था कि एजुकेशन में कभी लोभ नहीं करना चाहिए इंसान को। तो फिर मैंने आपका कोर्स थोड़ा कम पैसों का था और अदर कोचिंग का थोड़ा अच्छी कोचिंग नामी कोचिंग है तो उनका थोड़ा कॉस्टली था। मैंने सोचा उनका अच्छा होगा तो मैंने उस चक्कर में उनसे कोर्स परचेज ले लिया। और उनका मैटर बिल्कुल भी नहीं था कि एग्जाम में अपन दे के आए तो फेल भी हो तब ऐसा हो कि कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ था ही नहीं पड़ा हुआ सर उसमें। सौरभ जी आप बता रहे हैं कि आपने जहाँ से JVBNL का कोर्स लिया था वहाँ से मतलब पेपर नहीं आया, तो इसका क्या रीज़न रहा कि वो कॉमर्स के मेन संस्थान नहीं थे या फिर मतलब क्या रीज़न था। कॉमर्स के मेन संस्थान नहीं थे सर, वो तो प्रॉपर सभी 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 एग्जामों की तैयारी कराते हैं, स्टेट की हो या अदर स्टेट हो सेंट्रल हो, सभी 10th की 12th की सभी तैयारी कराते हैं वो। तो स्कूल की भी सभी सभी चीज़ की तैयारी कराते हैं सर वो। ठीक है। डियर स्टूडेंट, सौरभ जी ने दो इम्पोर्टेंट बातें बताई। एक तो इन्होंने पहले भी बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, 3 साढ़े 3 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे। दूसरी बात, JVBNL का कोर्स इन्होंने एक ऐसे संस्थान से लिया था जो मेनली कॉमर्स की प्रिपरेशन नहीं कराता है और मतलब जनरल पेपर के लिए फेमस है इंस्टीट्यूट, इसलिए ज़्यादा अच्छी इनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी। और इन्होंने मुझे नाम भी बताया था इंस्टीट्यूट का, लेकिन हम दोनों ने ही ये डिसाइड किया कि हमें नाम नहीं लेना है उनका।
सौरभ जी, अगली बात बताइए कि आपने स्पेसिफिकली ईएमआरएस के लिए कितने मंथ प्रिपरेशन की, कितने घंटे पढ़ते थे और नोट्स बनाए या प्रिंट आउट निकलवाए, क्या तरीका रहा? सर मैं तो एक्चुअल में संगणक की तैयारी कर रहा था सर, है ना। तो संगणक की एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, तो वो मार्च में चली गई थी। तो मैंने सोचा ये काफ़ी लंबे समय हो गया है रहेगा, तो अपनी पढ़ाई खराब नहीं हो, इसलिए मैंने ईएमआरएस की कोचिंग, ईएमआरएस की मैंने सोचा प्रिपरेशन कर लेते हैं, जिससे कंटिन्यूटी रहेगी तैयारी में। तो इसलिए मैंने ईएमआरएस का कोर्स ले तैयारी करना शुरू कर दिया। और मैं जो कंटिन्यूटी जाता था लाइब्रेरी, कि सुबह 9 बजे जाना है, 5-6 बजे आ जाना, बीच में खाना वाना खाना खाना खाने लेता था। और फिर शाम को 9 बजे बाद, 9 से 2 जो मेरा टाइमिंग था रिवीजन का, मैं उसी समय रिवीजन करता था। तो वो मेरा फिक्स था कि 9 बजे से 2 बजे तक मुझे रिवीजन करना है सर। स्टूडेंट सौरभ जी ने एक दो बहुत अच्छी बातें बताई। पहली बात तो, सौरभ जी कितने मंथ प्रिपरेशन की थी वैसे स्पेसिफिकली ईएमआरएस ईएमआरएस के की लिए? सर एक्चुअल मैंने, जो 40 नंबर का मैटर था उसकी मैंने ओनली 2 महीने तैयारी की थी सर। तो पर मेरे क्या अकाउंट वाला पोर्शन अच्छा क्लियर था बीकॉम के टाइम से ही, तो मुझे कवर करने में दिक्कत नहीं आई सर ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट, सौरभ जी बता रहे हैं कि स्पेसिफिकली ईएमआरएस की प्रिपरेशन इन्होंने 2 मंथ्स की थी, लेकिन उस 2 महीने में डेली ये 10-12 या उससे भी ज़्यादा पढ़ाई करते थे। और एक और बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि पहले ये संगणक की प्रिपरेशन कर रहे थे, संगणक का एग्ज़ाम डिले हुआ और ईएमआरएस का आ गया, तो इन्होंने ईएमआरएस पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो उनका लक्ष्य है केवल उसी में लगे रहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई वैकेंसी हमारे सामने है, पहले उस पर फोकस होना चाहिए, और जो वैकेंसी लेट हो रही है उस पर आप बाद में फोकस कर सकते हैं। सौरभ जी, नोट्स का क्या रहा? नोट्स आप बनाते थे या फिर प्रिंट आउट कराते थे? सर मैंने जो आपके जो प्रिंट आउट नोट्स थे मैंने सारे प्रिंट आउट निकलवाए हुए हैं। पर मेरे को जो लगता था कि यार चीज़ लिखनी चाहिए जो एग्जाम के लास्ट टाइम तक अपन को काम आएगी, वो चीज़ मैं लिखता था सर। मतलब मैं दोनों चीज़ पे फोकस करता था, लिखने पे भी और प्रिंट, जो ऐसा है कि अपन को एक बार रीडिंग मारनी है तो वो मैं प्रिंटेड नोट से बना ले रीडिंग कर लेता था सर। सौरभ जी, हमारे पास है ना बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो बोलते हैं कि सर हमें सब कुछ आता है, केवल एमसीक्यू से प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू दे दीजिए, क्योंकि हमने बीकॉम में पढ़ा है, एमकॉम में पढ़ा है। तो आप केवल अपना अनुभव बताइए कि पढ़ने का सही तरीका क्या रहता है, कि कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए या एमसीक्यू पर, या फिर दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्या तरीका सही रहता है? सर पहली बात तो ये सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है कि अपन सोचे कि एमसीक्यू पढ़ लें और अपना सिलेक्शन हो जाए। तो सर जो बंदा कॉन्सेप्ट ही पढ़ेगा तो वो भी एमसीक्यू पढ़ेगा, तो वो तुमसे ज़्यादा ही वैसे ही ऊपर रहेगा। तो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ पढ़नी चाहिए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ना चाहिए और एमसीक्यू भी पढ़ना चाहिए। आप पर एम मतलब आप कैसे टेस्ट, करते थे, मतलब रिवीजन कैसे करते थे? पहले तो मैं सर, पहले तो कॉन्सेप्ट जो था, जो मैंने प्रिंटेड नोट्स में बनाए थे, पहले तो उनमें से मैं देख लेता था, जो मुझे लिखना था वो लिख लेता था मैं। और फिर मैं एक बार पूरा अच्छी तरह उंगलियों पे याद हो गया, उसके बाद फिर मैं एमसीक्यू देता था। पर एमसीक्यू मैं बिल्कुल तरीके से देता था, ऐसा नहीं कि मतलब कि वीडियो को पोज कर करके कि पहले खुद आंसर देता था फिर आपका वीडियो देखता था सर। सौरभ जी, ये भी बताइए कि आपके अकॉर्डिंग, केवल आपके अकॉर्डिंग, लाइव कोर्स ज़्यादा बेटर रहता है, रिकॉर्डेड बेटर रहता है? और ये जो बड़े बड़े सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स है, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट को लगता है कि 8-10 क्वेश्चन आएंगे उसको शॉर्ट में कर लो, या ऑडिट भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, अकाउंटेंसी की तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो एक तो लाइव रिकॉर्डेड वाले के बारे में बताइए, और एक ये बड़े बड़े सब्जेक्ट, क्वेश्चन इनसे कम आते हैं, सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है। सर मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड कोर्स ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज मुझे मान लो अकाउंट अच्छी तरह से आती है, तो मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को जब लाइव होगा जब ही मैं पढ़ूंगा। अगर मेरे पास समय है तो मैं रिकॉर्डेड में से ज़्यादा मैटर पढ़ सकता हूँ कम समय में। तो मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड अच्छा है। और रहा ऐसे बड़ा सब्जेक्ट होने से, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैंने ईएमआरएस में मैंने प्रॉफिट, वो ये कैपिटल गेन वाले चैप्टर को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि अब स्कूल से रिलेटेड है तो इसमें सैलरी का विशेष फोकस होगा, तो हाउस प्रॉपर्टी है उसको मैंने थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लिया था। पर कॉन्सेप्ट सारे देख लिए थे। प्रॉफिट है वो, पीजीबीपी है, पीजीबीपी को मैंने मतलब ना के बराबर देखा कि हाँ कोई सेक्शन है, जैसे डेप्रिसिएशन का क्या है, कितनी रेट है, वो चीज़ देखी। पर मैंने डीपली नहीं गया। जो
अपन को खुद को पता होता है सर कि कौन सी चीज़ अपन को छोड़नी है, कौन सी, पर एक बार तो आपको सबकी रीडिंग तो देनी पड़ेगी सर, एक बार तो देखना पड़ेगा कि उस चैप्टर में क्या है। पर मैंने इसमें सैलरी को और सेटअप लॉस, डिडक्शन, इन चैप्टरों को विशेष ध्यान दिया था इसमें तो। तो सौरभ जी आपने बहुत अच्छी बातें बताई। स्टूडेंट इनकम टैक्स कैसे बढ़े इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी लेकर के आएंगे। और ईएमआरएस स्टूडेंट्स को मैंने बताया भी था कि इनकम टैक्स में पहले आप बेसिक और रेजिडेंशियल स्टेटस करें, बाद में जो पांचों हेड के अलावा बाकी के टॉपिक है टीडीएस या डिडक्शन या असेसमेंट उनको कवर करें। फिर 5 हेड में से जितने हेड कर सकते हैं, पांचों नहीं कर पा रहे हैं, 2-3 कर पा रहे हैं, जितने कर पा रहे हैं उनको कीजिए। 1-2 हेड रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग वही तरीका सौरभ जी ने अपनाया। जैसे मैंने सैलरी को विशेष दिया कि मैं कि स्कूल है तो सैलरी को विशेष ध्यान होगा इसमें, तो सैलरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो बात है कि आए ही नहीं क्वेश्चन, पर मैंने सैलरी को, हाउस प्रॉपर्टी को और अदर सोर्स, ये तीनों चैप्टर तो तीनों तो मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे सर। और पीजीबीपी और कैपिटल लोन को मैंने बहुत ऊपर ऊपर से देखा था सर। कहने का मतलब सिलेबस तो एग्जामिनर बढ़ा ही देगा, उसमें से अपन अपने काम की चीज़ कैसे निकाल सकते हैं ये थोड़ा सा अपन को खुद को दिमाग लगाना पड़ता है। जीएसटी की आपकी सर 2 वीडियो थी, मैंने एक ही वीडियो पढ़ी है सर, सेकंड वाली वीडियो नहीं पढ़ी मैंने। ठीक है। सौरभ जी ये बताइए, जब अपन इतने साल से तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे एग्जाम दिए नहीं हुए, तो अपना मोटिवेशन टूटने लगता है, रिलेटिव्स परेशान करने लगते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, कई बार पेरेंट्स को भी लगने लगता है इतने टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। तो उस टाइम आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे? सर ये तो होना आम बात है कि पड़ोसी हैं या फिर रिलेटिव हैं, ये वो तो ठोसा देना वो तो उनकी आम बात है, वो तो देंगे सर, तो उनको तो इग्नोर मारो। पर सबके लिए नौकरी का अलग अलग वैल्यू होती है। मेरे लिए नौकरी की वैल्यू ये थी कि मेरे से मेरे बाबा ने बोला था कि यार तू नौकरी लग जाए तो मैं खुशी से मर पाऊँ। तो मेरे लिए तो ये था कि मेरे को नौकरी लग के दिखानी है, तो बस एक बार लग के दिखानी है। मेरा कोई से नौकरी से कोई वो नहीं था, मेरा तो बस ये था कि मुझे तो बिजनेस करना था। पर 2020 में जो कोरोना में बाबा ने, हम छत पे बैठे थे, बाबा ने बोला कि यार तू नौकरी लग जाए तो मैं चैन से खुशी से मर सकूं। तो मैं कि बाबा की लास्ट इच्छा है तो मैं कि इनको तो पूरी करनी है। बिल्कुल, सभी के लिए गवर्नमेंट जॉब की अलग अलग वैल्यू हो सकती है, और कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमें उस चीज़ के लिए प्रेरित करता है। आसी सौरभ जी मेरा लास्ट पर्सन है कि जैसे पहले आप दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और हमें जानते भी नहीं थे, तो कॉमर्स मेरी जान के बारे में कहाँ से पता चला, क्या एक्सपीरियंस रहा, टीचर का पढ़ाने का तरीका, नोट्स, ऐप, और जो भी कमी रही वो भी आप बताइएगा। ये वीडियो ऐसे ही बिना किसी एडिट के जाने वाला है। सर मैंने जब जेबीनेल का पेपर दिया था, तो हमारे जो हमने जिस कोचिंग से लिया था वहाँ तो नेगेटिव नेगेटिव बातें आ रही थी कि अब ये नहीं आया, ज़िंदगी ख़राब हो गई, ये हो गई स्टूडेंट। तो फिर मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च करा था मैं कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन किसने दिए, तो सर आपके साथ 60-65 सिलेक्शन थे उस जेबीनेल में। तो मेरे को ये तो पता था कि अकाउंटेंसी की कोई वैकेंसी आएगी, तो अकाउंटेंट की कोई वैकेंसी आएगी तो सीएमजी कोई कोचिंग है। तो फिर मैंने अब की बार जो कोर्स लिया तो मैंने सबसे पहले आपका ही वीडियो आया था सर, लाइव वीडियो आया था जो इसके कोर्स के बारे में बताया था ईएमआरएस को। और इस वैकेंसी की 3 ही कोचिंग थी जो तैयारी करा रही थी एक्चुअल में। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं अब की बार सीएमजी से लेना कोर्स। और ये मेरा जो एक्सपीरियंस था बढ़िया रहा, मैंने सही लिया, सही सजेशन रहा मेरा, सही रहा। 100 के लगभग डीवी सिलेक्शन थे और 40+ फाइनल सिलेक्शन थे। हम्म। तो हम्म। सौरभ जी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और उम्मीद करते हैं कि सीएमजे के दूसरे स्टूडेंट्स को भी कुछ मोटिवेशन मिला होगा। और स्टूडेंट आपकी जो भी क्वेरी है या कुछ भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो सौरभ जी अभी के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी।